Hello friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie Vittal. फाइंड आउट एरर्स में आज देखते हैं क्या है सीखने के लिए. द स्ट्रिक्ट टीचर डज नॉट लेट एनी वर्क टू सफ़र. कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा इसको स्टिक लिखते हैं, STICK, शायद बोलते भी स्टिक हैं, स्टिक छड़ी होती है, STRICT, स्ट्रिक्ट, कठोर, सख्त. द स्ट्रिक्ट टीचर डज नॉट लेट, करने देता है किसको, एनी वर्क, टू नहीं आएगा. सफ़र मीन्स होता है नुकसान होना. सफ़र का मतलब दुख भोगना भी होता है, लेकिन किसी काम का हर्जा होना, तो ये अपने आप ही हो रहा है, तो यहाँ पर पैसिवस बनाने की ज़रूरत नहीं और यहाँ पर टू नहीं आना चाहिए. तो यानी एक स्ट्रिक्ट टीचर काम का नुकसान नहीं होने देता है, इसका मतलब ही नुकसान होना है, तो हमको पैसिवस नहीं बनाना. द गर्ल विद हु यू आर प्लेइंग इज़ इन माई बैड बुक्स. द गर्ल इज़ इन माई बैड बुक्स, ये तो है हमारी प्रिंसिपल क्लॉज यानी मेन सेंटेंस. कौन सी गर्ल, विद होम. अगर हमने इसके फ़ौरन बाद प्रपोजिशन लगाई तो यहाँ होम, हु कभी भी नहीं आएगा. होम, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आता है, हु जो है वो सब्जेक्ट फॉर्म है. क्वेश्चन बनाने के लिए हम होम की जगह हु लगा सकते हैं. जैसे हम कहते हैं कि हुम आर यू बीटिंग, तो हु आर यू बीटिंग भी कह सकते हैं. लेकिन जब इस तरह से क्लॉज में आता है प्रपोजिशन के बाद तो केवल हुम ही आएगा, हु नहीं आएगा. हाँ, अगर कोई नॉन लिविंग है तो विद वॉट भी हो सकता है, विद विच भी हो सकता है, लेकिन पर्सन है तो यहाँ पर केवल हु आएगा. सो द गर्ल विद हुम यू आर प्लेइंग. अब मैंने आपको बताया था कि इसके फ़ौरन बाद जब प्रपोजिशन आ रही है तो एक तरीका और भी है कि आप इसको एक पूरा सेंटेंस बनाओ. यू आर प्लेइंग विद द गर्ल, तो विद कहाँ आ रहा है, प्ले के बाद, तो यानी हम विद यहाँ भी लगा सकते हैं. द गर्ल यू आर प्लेइंग विद, ये ज़्यादा अच्छा तरीका, ये एडवांस्ड मेथड है, लेकिन अगर आपको मुश्किल लगता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं. फिर आपको होम लिखना पड़ेगा, और अगर आप यहाँ विद लिख रहे हैं तो ये कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा द गर्ल यू आर प्लेइंग विद इज़ इन माई बैड बुक्स, यानी वो मेरी नज़रों में ख़राब है, यानी उसका इंप्रेशन मुझ पर ख़राब है. माई इरीटेशन मेक्स स्पीक कर्टली, मेरी खीज, गुस्सा, तो मेरी इरीटेशन मजबूर करती है. स्पीक मीन्स बोलना, कर्टली मीन्स रूडली, रूखेपन से. अब वो मजबूर करती है, किसको मजबूर करती है, वो आना ज़रूरी है. तो मेरी इरिटेशन है तो ऑब्वियसली मुझे ही मजबूर करेगी. सो माई इरिटेशन मेक्स मी स्पीक कर्टली. द मैन विद होम योर फादर गो टू पार्क इज़ अ बिग गन. अब ये देखो, द मैन जिसके साथ तुम्हारे फादर अब एक ही हैं तो गोज़. लेकिन मैंने देखा है अक्सर स्टूडेंट्स जहाँ पर भी योर देखते हैं या कोई और पोजेसिव एडजेक्टिव आता है तो वो इसको इग्नोर कर देते हैं और ये सिंगुलर मतलब यहाँ पर गलत लगा देते हैं वर्ब. इसको नहीं देखना, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. ये देखना है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है. तो फादर सिंगुलर है, गोज़ टू पार्क, ये इज़ किसके लिए है, द मैन. द मैन इज़ अ बिग गन. बिग गन मतलब कोई बहुत बड़ी हस्ती है, जानी मानी हस्ती है. अब फिर प्रपोजिशन आ रही है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं योर फादर गोज़ टू पार्क विद द मैन. तो विद कहाँ आ रहा है, पार्क के बाद. सो द मैन योर फादर गोज़ टू पार्क विद. इनको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको एक मतलब एरर, मैं तो आपको सिंपल तरीके से समझा रही हूँ, लेकिन आपको दोनों तरीके मालूम होने चाहिए. सो ना समझ में आए कि प्रपोजिशन की गलती है या नहीं है तो उसका आसान सा तरीका मैंने आपको बता दिया कि योर फादर गोज़ टू पार्क विद. इस व्यक्ति को आप टेम्परेली यहाँ सेंटेंस में देखो कि कहाँ आ रहा है, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि प्रपोजिशन कहाँ आएगी. तो गोज़ टू पार्क विद यानी विद यहाँ लगेगा. सो द मैन योर फादर गोज़ टू पार्क विद इज़ अ बिग गन. आई कांट मेक माई सर्वेंट मॉप माई रूम अगेन. मॉप होता है पोछा लगाना. तो आई कांट मेक, मैं मजबूर नहीं कर सकता हूँ किसको, अपने नौकर को, क्या करने के लिए. तो मेक के बाद इस व्यक्ति ने ही ये काम हमेशा करना होता है, तो यहाँ पैसिवस आने का कोई सवाल ही नहीं उठता. मेक माई रूम, सॉरी आई कांट मेक माई सर्वेंट मॉप माई रूम अगेन. आम बोलचाल की भाषा में इसको ऐसे बोलते हैं कि मैं अपने सर्वेंट से दोबारा पोछा नहीं लगवा सकता हूँ, यानी वो कुछ ज़िद्दी या आलसी या कुछ इस किस्म का इंसान है
कि मैं उससे नहीं लगवा सकता, भले ही वो मेरे अंडर काम करता है लेकिन मैं उससे नहीं लगवा सकता, मतलब वो लगाएगा ही नहीं, मैं लगवा ही नहीं सकता। अ कॉपी यू आर राइटिंग इज़ अनरूल्ड। अनरूल्ड होता है, जैसे कॉपीज़ होती है ना, प्लेन भी होती हैं और लाइन वाली भी होती हैं, तो जो अनरूल्ड होती है वो प्लेन होती हैं। जैसे हम ड्राइंग शीट्स या प्रैक्टिकल में जो कॉपीज़ यूज़ करते हैं जो बिल्कुल प्लेन होती है जिस पर लाइन्स नहीं होती, वो अनरूल्ड। अब जब भी आप किसी की विशेषता बता रहे हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो अ नहीं यूज़ होना चाहिए, द, वो कॉपी। सो द कॉपी यू आर राइटिंग। अब कुछ गड़बड़ है यहाँ, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, हम इस कॉपी को इस सेंटेंस में फिट करके देखते हैं। सो यू आर राइटिंग इन द कॉपी, तो इन गायब है, मतलब जिस कॉपी में तुम लिख रहे हो तो में गायब है, तो या तो यहाँ पर इन विच लिखा जाए, द कॉपी इन विच यू आर राइटिंग, या द कॉपी यू आर राइटिंग इन, क्योंकि जब हमने इसको पूरा बनाया तो हमें पता चला कि इन यहाँ आना चाहिए। यू आर राइटिंग इन द कॉपी, तो इन यहाँ आएगा। सो द कॉपी यू आर राइटिंग इन इज़ अनरूल्ड। अब इन और इज़ का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये इसके लिए आया। द टाइटनेस ऑफ अ ड्रेस मेड हिम सिट स्ट्रेंजली, यानी जो टाइटनेस थी किसकी, ड्रेस की, उसने मजबूर कर दिया किसको, उसको सिट, बैठने के लिए, कैसे, अजीब ढंग से। अब एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात हो रही है कि जिसमें किसी ने कोई ड्रेस पहनी हुई थी जिसकी वजह से वो कंफर्टेबली नहीं बैठ पाया। तो जब एक पर्टिकुलर सिचुएशन की बात हो रही है, अ ड्रेस का मतलब तो होता है एनी ड्रेस, कोई सी भी ड्रेस, हम उसी ड्रेस की बात करें जो टाइट थी और जो किसी व्यक्ति ने पहनी हुई थी। सो द टाइटनेस ऑफ द ड्रेस मेड हिम सिट स्ट्रेंजली। द बुक यू हैव बैंग्ड ऑन द टेबल कैन टीयर। बैंग होता है पटकना, तो वो किताब जो, अब यहाँ पर जो की इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, मेन चीज़ है कि इसके बाद जो क्लॉज आ रही है यानी जो मिनी सेंटेंस आ रहा है उसके पास अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ हमें विच, होम कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं। द बुक यू हैव बैंग्ड, जो तुमने पटक दी है, पटक कर रखी है, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, अब ये इसके साथ कनेक्टेड है। द बुक कैन टीयर, कैन का मतलब होता है कि हम इसकी खासियत बता रहे हैं कि इसमें यह भी खासियत है कि ये फट भी सकती है, तो ये खासियत नहीं है, ये पॉसिबिलिटी बता रहा है कि वो फट भी सकती है। टीयर का मतलब फाड़ना भी होता है और अपने आप फट जाना भी होता है, तो यहाँ पर मे आएगा। द बुक यू हैव बैंग्ड ऑन द टेबल मे टीयर। हिज टूथ एक विल मेक हिज टू रश टू अ डेंटिस्ट, उसका जो दांत का दर्द है वो मजबूर कर देगा किसको, उसको, तो उसको की इंग्लिश हिज नहीं होती, हिम। फिर टू, ये गलती बहुत होती है, यहाँ टू नहीं आएगा, रश टू। अब आप जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, तो फिर टू आएगा, ये वाला टू नहीं आएगा। सो हिज टूथ विल मेक हिम रश टू अ डेंटिस्ट, उसके दांत का दर्द उसे भगाएगा किसी डेंटिस्ट के पास, यानी इसको मजबूर कर देगा जल्दी से जाने के लिए किसी डेंटिस्ट के पास। रश का मतलब होता है जल्दी से जाना, मतलब सचमुच में भागना नहीं, लेकिन जैसे हम कहते हैं ना वो भाग कर डॉक्टर के पास गया। द बॉय विच आई एम टीचिंग कैन स्कोर गुड मार्क्स, विच हमेशा तब आता है जब यहाँ कोई वस्तु हो, क्वेश्चन में आ सकता है कि विच बॉय डू यू टीच, लेकिन यहाँ पर जब आप किसी की विशेषता बता रहे हैं तो विच यहाँ पर नॉन लिविंग या एनिमल्स या बर्ड्स के लिए आता है, जब ह्यूमन बीइंग्स की बात हो रही हो तो यहाँ पर विच कभी भी नहीं आता। अब पढ़ा कौन रहा है, मैं, तो यानी सब्जेक्ट मैं हूँ, तो फिर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के लिए होम आता है अगर व्यक्ति हो, WHOM। और अगर हम कुछ भी नहीं लगाएं, क्यों, क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि इसके बारे में बताने के लिए जो मिनी सेंटेंस है उसके पास अपना अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आप कुछ भी मत लगाओ। द बॉय आई एम टीचिंग कैन स्कोर गुड मार्क्स, और अगर लगाना चाहते हैं तो होम लगाइए, क्योंकि अगर ये इस क्लॉज का ऑब्जेक्ट है, जाहिर सी बात है अगर सब्जेक्ट दिया हुआ तो ये ऑब्जेक्ट ही होगा, तो ऑब्जेक्ट के लिए होम आता है। सो द बॉय होम आई एम टीचिंग कैन स्कोर गुड मार्क्स। अब कैन मतलब इसकी खासियत बताई जा रही है, तो ठीक है कि वो इतना इंटेलिजेंट है, उसमें ये खासियत है कि वो अच्छे मार्क्स ला सकता है। सो हमेशा की तरह आपने फिर कुछ नया सीखा होगा, कुछ पुराना रिवाइज किया होगा। I wish you all the best. Thank you for watching this video.